दोस्तों कहते हैं कि जब घर ही आपको अपनाने से इनकार कर दे, आपको पहचानने से इनकार कर दे, तो आदमी भरे बाजार नीलाम नहीं होगा तो क्या होगा। जब आपको सरकार जिसे आपने भरोसे से चुना है वो कह दे कि ये हमारा नागरिक नहीं है, तो आप क्या करेंगे। अंधेरे के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। और जब आपको बड़े खतरे को छुपाकर छोटा सा पुराना एक जख्म दिखाया जाएगा, कि कहा जाएगा ये जख्म बहुत बड़ा है, जबकि पीछे से आपके बहुत बड़ा जख्म लगने वाला है, वो जब आपको बरगलाया जाएगा तो क्या होगा। तो क्या सिर्फ बात होगी? नहीं दोस्तों, अब सिर्फ बात नहीं होगी। कोई किसी के बच्चे का नाम किसी क्राइम में आ जाए, खास करके अगर वो भगवाधारी नहीं है, कुछ किसी में नाम आ जाए, ना उसका अता पता पूछा जाता, ना उसकी कोई इंक्वायरी की जाती, ना कुछ किया जाता है, सीधा जाके उसके माँ बाप की मेहनत से बनाया हुआ घर तोड़ दिया जाता है, बुलडोज़र चला दिया जाता है। बुलडोज़र न्याय चल रहे हैं। और फिर अगर कहीं हादसा होता है, सरकार की लापरवाही दिखती है, माँ बाप सवाल पूछते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाषण मत दो। जो माँ बाप दुखी, जिन्होंने अपना खोया, उनको कहा जाता है भाषण मत दो। और लोकतंत्र के लिए, इस पे इमरजेंसी को भुनाने के लिए इस तरह का ट्वीट करते हैं, जहां कहते हैं कि देखिए, लोकतंत्र जनता के लिए, ऐसा लोकतंत्र जनता के लिए जहां बुलडोजर न्याय होता है। इस देश में कहा जाता है कि न्याय करना, सजा देना अदालत का काम है, लेकिन ये जो इनकाउंटर ट्रेंड चला है इस देश में, तुरंत न्याय फिल्मी स्टाइल में, ये क्या एक सभ्य देश की निशानी है? और ऐसा नहीं है कि ये सब यहीं रुकेगा। जो आज किसी के साथ किया जा रहा है, कल को वो करने वालों के साथ भी होगा। बिहार के वो लड़का जो है, क्या नाम है उसका, भरत तिवारी, उस केस में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से सवाल पूछने वालों के साथ आज की डेट में कानून के नाम पे भद्दा मजाक किया जाता है। इसीलिए पिछले कुछ टाइम पहले, जो अब तो खैर कांग्रेस में हो गए हैं, तो उस वक्त वो कांग्रेस में नहीं थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर रतन लाल, उनकी एक बात मुझे बहुत सही लगी, जो इमरजेंसी को लेकर उन्होंने कहा कि इमरजेंसी को, कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए इमरजेंसी को। बताऊं क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी और इस देश में। तो इसलिए भाई, मैं तो अभी संविधान पे बहस चल रही थी राहुल जी, एंड आई वाज वॉचिंग क्लोजली कि व्हाट इज गोइंग ऑन। इंदिरा जी पे बहस हुई, इमरजेंसी पे बहस हुई। मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम इंडिया अलायंस का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक कांग्रेस का दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर्टिकुलरली, उठे संसद में और ये बोले कि मैं इंदिरा गांधी के डिफेंस में खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए। यह बोलना चाहिए था। क्यों? इमरजेंसी का एक पार्ट हो सकता है। किससे दिक्कत थी इंदिरा गांधी से? वो थी बैंकर्स, पूंजीपति, राजे रजवाड़े और विदेशी ताकत। क्योंकि जिस समय दुनिया दो पोल में बटा हुआ था, इंदिरा जी ने भारत को एक महाशक्ति बना दिया। किसी को पता भी नहीं लगा, बांग्लादेश का चित्र बदल गया। उससे कौन लोग नाराज थे? उससे कौन नाराज था? प्रीवी पर्स जाने से कौन नाराज था? जमींदारी उन्मूलन से कौन नाराज था? बैंक के नेशनलाइजेशन से कौन नाराज था? वो पूरा पहला कू था, वो भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक के खिलाफ पहला विद्रोह था, वो जो जेपी लेड मूवमेंट था। और इंदिरा जी पे, मैं तो बाबू जगजीवन राम इंदिरा जी को पढ़ रहा हूं, लगातार पढ़ रहा हूं, अभी पढ़ रहा हूं, और इस पे खुल के बहस। क्या पते की बात कही है डॉक्टर रतन लाल ने। ये सरकार को आईना दिखाने वाला कोई नहीं। कांग्रेसी डरते क्यों है मुझे नहीं मालूम। अरे जो आज आप झेल रहे हो, जिस तरह से हर चीज का मजाक उड़ाया जाता है, वोट लोग किसी और को देते हैं, पैसे के दम पर खरीद के उन्हें अपने पाले में डाल दिया जाता है। इसका मतलब है ना वोट तंत्र इस देश में बचा है, ना जनतंत्र इस देश में बचा है, ना पुलिस का वो कानून का तंत्र बचा है, ना यहाँ पर न्याय तंत्र बचा है। क्योंकि न्यायालयों में जो हो रहा है वो भी हम सब देख रहे हैं। जज क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, वो हम सब देख रहे हैं।
कोई ऐसा तंत्र बचा है जहां पर हम और आप अपनी फरियाद लेकर जा सकें? कोई नहीं बचा है। स्कूल के बच्चों को इतिहास अपने हिसाब से हर कुछ पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या नहीं बदल दिया गया। अब सुना है एनसीईआरटी ने 9वीं कक्षा की में इमरजेंसी का एक चैप्टर जोड़ दिया गया है बाकायदा। और हमारे शिक्षा मंत्री जो पेपर लीक पे लेकर बेशर्मों की तरह कहते हैं कि हाँ, जिन बच्चों ने जान दी उसके हम जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं। वो बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि ये एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा काम किया, पता लगना चाहिए बच्चों को इमरजेंसी क्या थी। यार भाई, इमरजेंसी तो ये है अभी जहां पर जो किसान अगर आवाज उठाएं तो उन्हें परजीवी कहा दिया जाता है, अगर सवाल पूछें तो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है, अगर स्टूडेंट अपने हक की बात करें तो उन्हें दहशतगर्द कहा जाता है। और इस देश में कह रहे हैं कि इमरजेंसी को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देखिए, इतिहास को अपने तरीके से आप देख सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। और ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब, इतिहास, साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि हमें आगे देखना पड़ेगा। और आज जो चुनौती लोकतंत्र को है, आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिली। जिस प्रकार दुरुपयोग कर आवाज को दबाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, निर्वाचन आयोग, कोई संस्था हो, जिस तरह का दुरुपयोग कर अपने हितों को साधने की कोशिश ये सरकार कर रही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, सरकार जिस तरह के कारनामे कर रही है, इस हिसाब से तो इस देश की 90% से ज्यादा आबादी अपने आप को साबित नहीं कर पाएगी कि वो इस देश के नागरिक है। अब इसके पीछे मंशा प्योरली पॉलिटिकल है, ये भी आपको मालूम है। आज जिस तरह से खबर आई कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट हमारा यात्रा का डॉक्यूमेंट है, पहचान पत्र नहीं है, तो ये देश सदमे में है आज की डेट में। क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है इस देश में जिसे बनाना सबसे मुश्किल है और जिसकी वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा मानी जाती थी। पासपोर्ट आज भी इस देश की, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन 50 से 60% आबादी ऐसी है जिसके पास पासपोर्ट नहीं है। और पासपोर्ट बनाना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं था। पासपोर्ट बनाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर तरह तरह की चीज़ें की जाती है। आपके कम से कम 4-5 दिन तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में लग जाते हैं, फिर बहुत स्क्रूटनी के बाद आपका पासपोर्ट बनता है। तब आदमी को तसल्ली होती है कि भाई मेरे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट आया है कि जहां दुनिया में जाऊंगा मुझे भारतीय समझा जाएगा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये अपने आप में इस देश की जनता के साथ सबसे भद्दा मजाक है। तो आखिरकार हम इस देश के नागरिक हैं, साबित करें तो करें कैसे? आधार कार्ड को आपने कह दिया ये सिर्फ पहचान पत्र है, वोटर कार्ड को आपने कह दिया कि ये सिर्फ वोट दे सकते हैं, आप निश्चित नागरिक साबित नहीं होते। और अब आपने पासपोर्ट को भी कह दिया कि आप सिर्फ इससे ट्रैवल कर सकते हैं, आप नागरिक हैं, ये साबित नहीं हो सकता। भाई साहब, दुनिया भर के देशों में जब पासपोर्ट लेके आप ट्रैवल करते हैं, मैंने तो बहुत ज़्यादा देश ट्रैवल नहीं किए, लेकिन जहाँ भी गया वो एक्सपीरियंस तो सब देशों में एक ही होगा। जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं, सबसे पहले आपका पासपोर्ट मांगा जाता है। पासपोर्ट से देखा जाता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। इमिग्रेशन भी छोड़िए, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, किसी देश में जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे टूरिस्ट वीज़ा, चाहे वर्क वीज़ा, कुछ भी, तो वहाँ भी आपका पासपोर्ट मांगा जाता है कि आप इस देश के नागरिक हैं, अपना पासपोर्ट दिखाइए। फिर आपके क्रेडेंशियल ठीक हो तो आपको वीज़ा मिलता है। फिर वहाँ उस देश में पहुँचने पर जब इमिग्रेशन होती है तो आपके पासपोर्ट को ही स्कैन किया जाता है, उसी पर ठप्पा लगता है, आपको उस देश का नागरिक माना जाता है। अब आपकी सरकार ये कह रही है कि ये सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जी, ये हमारा नागरिक है, इस चीज़ की गारंटी हम नहीं देते। तो कौन सा देश आपको जो है वो अपने देश में आने देगा? आप तो घुसपैठी हैं, उसके लिए कोई आपको आने नहीं देगा। टूरिस्ट वीज़ा पे भी नहीं आने देगा कि भाई आपकी सरकार कह रही है ये हमारा नागरिक नहीं है। पहले सरकार से लिखवा के लाओ कि आप हमारे नागरिक हो और ये पासपोर्ट आपकी नागरिकता का पहचान है। ये जो दुनिया भर में भारतीय बैठे हैं ना, जो मोदी मोदी कहते हैं मोदी जी के जाने पर, उन सब से ये सवाल पूछे जा रहा कि आपने जब भारतीय पासपोर्ट में वहाँ विदेशों में गए थे, तब अगर ये ऐसा होता, तब कांग्रेस की सरकारों ने उस वक्त ये कहा होता
तब क्या वहां जाके विदेशों में पैसे कमा के आज कर रहे होते मोदी 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 मोदी? नहीं कर रहे होते, यहीं भारत के किसी गांव में गलियों में छोटा मोटा धंधा कर रहे होते। आज उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये जो इस देश के साथ मजाक हो रहा है, इस मजाक के जिम्मेदार आप भी हैं कि नहीं, जो आप विदेशों में जाके मोदी मोदी करते हो। इसका मतलब ये तय कर दिया गया है कि भारत से अब जो भारत में रह रहा है वो कोई विदेश नहीं जाएगा। भाई विदेश जाने का हक उन्हीं का है जो ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं। आप भारतीय नागरिक कैसे साबित हो बताइए? सोच सकता है कोई? मेरे को कोई रास्ता नज़र इस वक्त तो नहीं आया कि मैं अपने आप को साबित कर पाऊँ कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। क्यों? क्योंकि भारतीय नागरिक अगर आपको अपने आप को साबित करना है तो वो बहुत मुश्किल हो गया है। आपको बताता हूँ मैं एक स्टेप बाय स्टेप कि अगर आपको अपने साबित करना है कि आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के लीगल जो है भारतीय हैं इस देश में, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ है तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र लाना होगा। मैं भी इसी दौरान की पैदाइश हूं। आपका मुझे मालूम नहीं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पर मैं ये कहता हूं कि मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र ला ही नहीं सकता। सन 1973 में मैं पैदा हुआ था। उस वक्त कहाँ रिकॉर्ड रखा जाता था, कहाँ जन्म प्रमाण पत्र का रिवाज था, मुझे तो नहीं मालूम। आज अगर ढूंढने जाऊंगा तो नामुमकिन है मिलना। इसका मतलब जो मैंने खानदान मेरा कई पुश्तों से यहीं, जितनी मुझे मालूम है 4-5 पुश्तों का तो मुझे मालूम है, उससे पुराना इतिहास मुझे नहीं मालूम। तो इसका मतलब वो सब बेकार है, वो नकली है। गांव की पंचायत में मेरा नाम रिकॉर्ड है, मेरे पूरे खानदान का नाम रिकॉर्ड है, वो बेकार है। मेरी पढ़ाई जो इस देश में हुई, स्कूल में मेरा नाम दर्ज हुआ, सब कुछ पढ़ा लिखा, वो सब जो है वो फर्जी हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में नौकरी की, सब कुछ किया, पत्रकारिता की, वो सब फर्जी हो गया। बड़ा मुश्किल है जी आपको जन्म प्रमाण पत्र लाना। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं मालूम जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई, जिन्होंने ये रूल बनाया, वो खुद शायद लुटियंस दिल्ली में पैदा हुए थे, वहाँ इजीली चीज़ें मिल जाएगी, ये सोचकर उन्होंने ये कानून बना दिया। अब दूसरा ये है 1 जुलाई 1987 तक के लोगों के लिए, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक के। अब आइए आप उसके बाद अगर आप 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र भी लाना होगा, साथ में माँ या बाप में से किसी एक के भारतीय होने का सबूत देना होगा। कोई दोनों में से कोई तो एक भारतीय था जब आप पैदा हुए थे। तीसरा, अगर आप 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो आपको जन्म प्रमाण के साथ साथ माँ और बाप दोनों के भारतीय होने का सबूत देना होगा। अब ये 3 तरीके आपको अपने आप को भारतीय साबित करने के। मुझे बताओ इन 3 तरीकों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये फुलफिल कर पाएंगे? लोग छोड़िए, मैं कहता हूं जेन्युइनली, क्या मोदी जी साबित कर पाएंगे? मोदी जी अपना बर्थ सर्टिफिकेट ला सकते हैं? क्या अमित शाह अपना बर्थ सर्टिफिकेट ला पाएंगे? क्या इस बीजेपी में 70 से 80% नेता ऐसा हैं जिनसे सवाल पूछता हूं, जो गांव देहात में पैदा हुए हैं, वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट ला पाएंगे? अपने आप को इन कंडीशन के तहत भारतीय साबित कर पाएंगे? 70% बीजेपी के नेता साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन कानून है जी, आपको ये भारतीय बनाने के लिए, मतलब आज की डेट में अगर कोई सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है तो वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। आपको बर्थ सर्टिफिकेट, अपना जन्म प्रमाण पत्र रखना होगा। अब सोचिए 26 जनवरी 1950 के बाद से जो कुछ इस देश में नागरिक हैं जो इससे पहले पैदा हुए हैं, वो क्या, मेरे खुद के ससुर जी 1947 की पैदाइश है, 1947 की पैदाइश है। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी नागरिकता कैसे साबित होगी। कोई क्लैरिटी नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा। ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, ये मैंने अपने से नहीं बताई, ये सरकारी जो है वो उसमें है, और सरकारी भोंपू मीडिया अदानी जी के एनडीटीवी ने बाकायदा ये चलाई कि ये चीज़ें चाहिए आपको, खबर चलाई। इसका मतलब ये है कि इस देश के
मैक्सिमम मेजॉरिटी जो इस देश के लोग हैं वो भारतीय नागरिक आज की डेट में अपने आप को साबित नहीं कर सकते। वोट दे सकते हैं आप, पहचान पत्र आपका मिल जाएगा, आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपसे कोई सरकारी अधिकारी करेगा कि आप भारतीय हैं, इसका डॉक्यूमेंट लेकर आओ, इसको साबित करो, तो आप फंस जाओगे। तब आप कहाँ जाओगे बताइए मुझे, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं। ये तो वही बात होगी कि आप एक घर के आप सदस्य हैं, आप बाहर जाते हो, हाँ आधार कार्ड लेके जाते हो, हाँ ये पहचानते हैं हम इसको, हमारे घर में रहता है, लेकिन ये हमारे घर का सदस्य है ये हम कंफर्म नहीं करते। फिर आप वोट देने जाते हो तो आपके घर वाले कहें हाँ ये वोट दे सकता है, हमारे साथ रहता है, लेकिन ये हमारे घर का सदस्य है, ये हम साबित नहीं करते। और आप कहीं यात्रा करते हो तब भी आप यही कहोगे कि हाँ ये भाई है, मेरे घर में रहता है, सदस्य है, लेकिन ये रहता है, लेकिन ये हमारे घर का सदस्य है, ये साबित नहीं करता है, ये हम साबित नहीं करते। एक आई कार्ड आपका ऑफिस का आई कार्ड होता है, दूसरा आई कार्ड आपका आधार हो गया पहचान का, बस दिन में ये लटका के चलिए। बर्थ सर्टिफिकेट को हर वक्त जेब में रख के चलिए, वो भी रख लेंगे। मैं कहता हूँ ये जो 1 जुलाई 1987 है उसके बाद के फिर भी निकल जाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट, उससे पहले के खास करके 70 के दशक के, 60 के दशक के, 50 के दशक के बर्थ सर्टिफिकेट कैसे निकलेंगे, कौन ला सकता है, मुझे ये बताइए। मैंने तो बहुत कोशिश की, कई बार कोशिश की, लेकिन मुझे सारे डॉक्यूमेंट मिल गए, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। क्योंकि जिस अस्पताल में मैं पैदा हुआ था, हालांकि मैं गांव में नहीं, देहात में नहीं, मेरे माँ बाप गांव में रहते, देहात के थे, लेकिन पैदा मैं शिमला में सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुआ। वहाँ पर वो कागज़ ही अवेलेबल नहीं है, वो रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। कोई कहता है जल गए, कोई कहता है गुम गए, कोई कहता है कीड़े खा गए, कोई कहता है सड़ गए। अब आप कैसे साबित करोगे? तो आपको एक तो इस वजह से कि आप भारतीय नहीं हैं, मैं आपको पहले कह देता हूँ, और दूसरी वजह बताऊँ मैं, दूसरी उससे भी बड़ी वजह कि आप भारतीय क्यों नहीं हैं, क्योंकि आप बीजेपी को पसंद नहीं करते, आप कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों को पसंद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनको देखना सुनना पसंद करते हैं, इसलिए आप भारतीय नागरिक नहीं हैं। ये सारी दिक्कतें जो मैंने आपको गिनाई ना, बीजेपी के लोगों को नहीं आएगी। इसीलिए सुप्रिया सुले या कांग्रेस कह रही है कि अगर ना आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र है, ना वोटर कार्ड, ना पासपोर्ट, तो आखिरकार नागरिकता का प्रमाण पत्र है क्या? क्या संघ और बीजेपी की मेंबरशिप, ये है आपकी भारतीयता का, भारतीय होने का प्रमाण पत्र? कितनी हैरानी की बात है कि एक पाकिस्तानी अदनान सामी, एक पाकिस्तान के रहने वाला अदनान सामी को सरकार बुलाकर भारतीय नागरिकता देती है। एक पाकिस्तानी भारतीय बन सकता है, लेकिन जो कई पुश्तों से भारत में पैदा हो रहे हैं, अब उन्हें अपनी नागरिकता साबित करना दुश्वार हो जाएगा। ये इस देश की स्थिति है। फिर आप कहते हैं कि आज संविधान, क्या वो कौन सा दिवस, संविधान विरोध दिवस या क्या मनाते हैं, कि इमरजेंसी 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, इसलिए संविधान का कत्ल किया था। मैं कहता हूं वो इमरजेंसी आज से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। उस इमरजेंसी में जो हुआ था खुलेआम हुआ था, खुल के हुआ था, सरकार ने ऐलान किया था। आज ये जो 12 साल से अघोषित इमरजेंसी है, इसमें जो किया जा रहा है उसके मुकाबले तो उस इमरजेंसी में 10% भी कुछ नहीं हुआ था। कहते हैं मीडिया की आवाज़ दबा दी थी, ये दबा दी थी। आज क्या हो रहा है? आज मीडिया से सवाल पूछने की इजाज़त नहीं, मीडिया को पालतू बना दी गई है। जो सवाल पूछते हैं उन्हें आप तंग करते हैं, उन्हें तरह तरह की कार्रवाई करते हैं। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पे हम सवाल पूछते हैं, हमें कई तरह से प्रेशराइज किया जाता है। लेकिन इस सब के बीच में, जहाँ सही में बताऊं, रोज़ उम्मीदें कम होती जा रही है, रोज़ उम्मीदें कम होती जा रही है कि ये देश पुराने ढर्रे से कहीं तो इसको ले जाया जा रहा है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। सब लोग कह रहे हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। इस सब नाउम्मीदी के बीच में एक शख्स है
जो रोज कोई ना कोई उम्मीद बंधाने की कोशिश करता है, जिसका नाम है राहुल गांधी। कभी कभी तो यूं लगता है कि वो खुद भी उम्मीद हारा है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जगाता है। जैसे आज फिर उन्होंने जो शिक्षा को लेकर, जो आज पूरे भारत में 28 जगह पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पेपर लीक को लेकर, छात्र आंदोलन को लेकर, छात्रों को साथ जोड़ने को लेकर, उस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया बाकायदा। उसमें एक्स पर लिखा कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष, परेशान और सुरक्षित भविष्य की मांग लेकर छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, उसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी और जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज़ उठाने वाले को दहशतगर्द बता रहा है। लेकिन नीचे आइए, नीचे इसमें इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं कि और रही मेरी बात, आप मुझ पर जितने चाहे हमले कर दीजिए। मैंने कोटा में कहा था और फिर कहता हूं कि यह शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बन गई है। मैं इसे ऐसे ही नहीं रहने दूंगा। बस ये जो हर समस्या को लेकर राहुल गांधी कह देते हैं कि मैं इसे ऐसे नहीं रहने दूंगा, इन्हें बदलना होगा, चीज़ों को बदलना होगा, तब एक उम्मीद कहीं ना कहीं दिखती है कि शायद ये शख्स जिस मिशन को लेकर चला है, उस मिशन में कहीं कोई कामयाबी मिलेगी, कहीं एक अंधेरे में कोई रोशनी दिखेगी, कोई एक कोने से कहीं धूप आएगी जिसकी रोशनी से ये जो जिस तरफ हमें धकेला जा रहा है उस तरफ न धकेल कर सही दिशा में ले जाया जाएगा। एक आखिरी उम्मीद मेरे हिसाब से तो आज की डेट में यही बची है, वरना तो आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, आपको सबसे पहले ये समझ में आता है कि अब चुनावी तंत्र का तो इस देश में कोई मतलब बचा नहीं है। अखिलेश यादव 100% सही है कि शायद हो सकता है उत्तर प्रदेश का चुनाव इस देश का आखिरी चुनाव हो। चुनाव मतलब जो प्रॉपर चुनाव, नौटंकियां तो बाद में भी होंगी, लेकिन जिसे सही चुनाव कहे, हो सकता है उत्तर प्रदेश का चुनाव आखिरी चुनाव हो। उसके बाद आपको चुनाव के नाम पर सिर्फ नौटंकी देखने को मिले। जो सरकार चाहे, जो सत्ताधारी पार्टी चाहे, जो संघ चाहे, वो उसी तरह से चीज़ों को करना होगा। और जो सवाल पूछेगा, जो इन्हें पसंद नहीं करेगा, जो इनकी लाइन पे खड़ा नहीं होगा, या तो वो जेल में जाएंगे या फिर वो ये साबित करेंगे कि मैं भारतीय हूँ या नहीं है। आप भारतीयता साबित कर नहीं पाओगे तो आपका रास्ता है जेल में जाइए, क्योंकि दूसरा देश तो कोई आपको लेगा नहीं। नमस्कार।